जय हिंद साथियों, वेलकम टू टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे में जो न्यू रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, उससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आरआरबी जेईई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है सारे आपको मिल जाएंगे, और जो भी न्यू चेंजेस हुए हैं, जो 2024 में वैकेंसी निकली हुई थी और जो अभी वैकेंसी निकली हुई है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, ये सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका आरआरबी जेईई से रिलेटेड A to Z डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ है, जिसमें नोटिस नंबर देखें तो 5/25 है। इस आरआरबी जेईई रिक्रूटमेंट का नोटिस, जिसमें रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, जो डीएमएस का पोस्ट होता है, उस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसमें यदि नेक्स्ट हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस डेट्स दिया हुआ है, जिसमें इम्पोर्टेंस डेट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 31 अक्टूबर से फॉर्म भरा स्टार्ट है, और 30 नवंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। वहीं अगर फ़ी पेमेंट की बात करें तो 2 दिसंबर तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 दिसंबर से 12 दिसंबर मॉडिफिकेशन का डेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आरआरबी आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी आरआरबी डिसाइड करेंगे तो सोच समझ करके डिसाइड करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी इस बार कम आई हुई है, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी रहने वाला है। तो आप अपना जो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो वो बहुत ही सोच समझ करके सिलेक्ट करेंगे। इस बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि किस तरीके से बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। हमारा नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर है पोस्ट से, तो जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो लेवल 6 का पोस्ट है। यदि बेसिक पे की बात करें तो 35,400 यहाँ पर बेसिक पे है, और यदि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2569 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आरआरबी जेईई में रिक्वायर्ड है, उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जैसे A3, B1, C1, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो वहाँ आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है। यदि यहाँ पर A3 की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस विजन आपके पास 6/9 होनी चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पर पावर की बात करें तो 2 डायोप्टर यहाँ पर पावर दिया हुआ है। तो यदि आपका पावर 2 डायोप्टर से कम है, और यदि आपका आँख जो है 6/9 दोनों है, विथ और विदाउट ग्लास यहाँ पर अलाउ है। तो आपके यदि ग्लास लगा करके भी या विदाउट ग्लास भी आप 6/9 हो जाता है, तो आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 6/9 ही हो, 6/6 भी हो गया तो वो अच्छी बात है, ठीक। नियर विजन की बात करें तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लास यहाँ पर है। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन टेस्ट आपको पास होनी चाहिए। बाय नोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेस्क्योपिक विजन आपको पास करनी होगी। ये क्या होता है कलर विजन, बायनोकुलर विजन, ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से कंडीशन अप्लाई है। वहीं A1 मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 दिया हुआ है, विथ और विदाउट ग्लास। विदाउट ग्लास भी आप अगर 6/9 या 6/12 है या विथ ग्लास भी है तो आप B1 मेडिकल कैटेगरी के अंदर आएंगे। जिसमें पावर की बात करें तो पावर 4 डायोप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। नियर विजन 6/6 0.6 होनी चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस।
ठीक। मस्ट पास कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेस्क्योपिक विजन आपको पास करना जरूरी रहेगा। C1 मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 यहाँ पर है विथ और विदाउट ग्लासेस। एंड नियर विजन की बात करें 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस है। तो यहाँ पर जो है किसी की कलर विजन C1 मेडिकल कैटेगरी के अंदर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन ये सब यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप C1 मेडिकल कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है। तो आप जब पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो C1 मेडिकल कैटेगरी के जो पोस्ट होंगे उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से मेडिकल कैटेगरी एलिजिबल है, ठीक। कौन से पोस्ट पर कौन से मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर एज लिमिट से रिलेटेड है। एज लिमिट यहाँ पर जो भी कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/26 से यहाँ पर डेडलाइन दिया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 33 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, जिसमें यदि लोअर एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2008 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। वहीं अगर अपर एज लिमिट की बात करें UR या EWS कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 2/1/1993 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। OBC NCL के लिए बात करें तो 2/1/1990 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और वही SC ST कैटेगरी के लिए बात करें तो 2/1/1988 से पहले आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और यहाँ पर OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड है। तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपया अप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर रखा गया है, जिसमें यदि आप अपने CBT1 एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद यहाँ आपका 400 रुपया जो है फ़ी रिफंड हो जाएगा। और यदि SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें, PWD कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 250 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया है और यहाँ पर टोटल 250 रुपया आपको रिफंडेबल फ़ी है, जो आपका CBT1 एग्ज़ाम के बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जो यहीं यदि कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो जो अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसके पास NOC होनी चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आपको NOC लेकर के ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर 4 स्टेजेस में होने वाला है, जिसमें पहला स्टेज यहाँ पर CBT1 होगा, दूसरा स्टेज CBT2 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तीसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और चौथा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। तो आपको CBT1 और CBT2 को ध्यान में रख करके अपना प्रिपरेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, एक दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके नेक्स्ट दिन यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक। तो पहले आपको यहाँ पर CBT1 को टारगेट करना है, फिर CBT2 को टारगेट करना है, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर CBT1 एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जिसका सिलेबस की यदि बात करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन को यहाँ पर आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस, इन सभी सेक्शन में आपको अच्छे स्कोर करने होंगे, तभी आप इन 100 क्वेश्चन में अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक। और कंपटीशन यहाँ पर वैकेंसी, चूँकि इस बार 2569 वैकेंसी है तो कंपटीशन भी यहाँ पर रहने वाला है। और जो पहले से सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी अपना होम स्टेट पाने के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली है कि हाई जाएगा ही, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करोगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर नेगेटिव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता होगा कि रेलवे में जो होता है 1/3 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव है। उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज CBT2 के लिए यहाँ पर
15 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिस भी पोस्ट से रिलेटेड हो या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर 15 टाइम्स स्टूडेंट को CBT 2 के लिए कॉल के मतलब ये बुलाया जाएगा। उसके एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम 120 मिनट का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है CBT 2 एग्ज़ाम में। इसमें यदि सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेगा, जो वही जनरल अवेयरनेस जो आप CBT 1 के लिए पढ़ चुके हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से यहाँ पर 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से यहाँ पर 10 क्वेश्चन, और टेक्निकल एबिलिटी जिस भी आप डिसिप्लिन से रहेंगे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से आपका डोमेन नॉलेज 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 रहने वाला है, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर डिसिप्लिन मैपिंग टेबल दिया हुआ है, जिसमें यदि बात करें तो आप मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए यदि आपने 3 इयर्स डिप्लोमा या बीटेक बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किया हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपने किसी डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हो, तो आप मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग से आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, तो आपने डिप्लोमा या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा हो, या कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हो, तो आप इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग से इस पोस्ट पर एलिजिबल हो। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो। और यदि सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो आपने सिविल में डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई नेक्स्ट हमारा अपडेट है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करना होगा, और यदि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको सिंपली आपने RRB के लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको CN 0525 का यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट, जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड है। तो वहाँ पर आप सिंपली अप्लाई कर दोगे। आपका डिटेल्स जो आपने पहले फिल कर रखा होगा वो अब भरा होगा, उसमें आपको अगर कोई चेंजेस करने हो तो कर करके आप सीधा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। हमारा नेक्स्ट अपडेट है पोस्ट पैरामीटर से रिलेटेड। यहाँ पर कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें पोस्ट की बात करें तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले रिक्रूटमेंट निकला हुआ था CN 3/24 से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग है ये कैटेगरी नंबर 3 में था। तो आप ऐसा नहीं करना है कि पोस्ट जब आप सिलेक्ट करोगे, जब फॉर्म भरने के टाइम में, तो आपको कैटेगरी नंबर पूछा जाएगा। तो आप जो 3/24 में कैटेगरी नंबर दिए थे वही सेम नहीं डालना है आपको देख लेना है कि किस कैटेगरी में कौन सा डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी नंबर सेलेक्ट पूछेगा, तो आपको कैटेगरी नंबर यहाँ देख लेना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको उसके अकॉर्डिंग देना है, और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको फुलफिल करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 नंबर कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में EMU एंड TRS यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए TRD का वैकेंसी निकला हुआ है। 4 नंबर कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर जनरल सर्विस दिया हुआ है। और वही 5 नंबर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वर्कशॉप का रिक्रूटमेंट है। और यदि 6 नंबर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सिविल के लिए पीवे एंड ब्रिज के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। 7 नंबर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सिविल के लिए डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और यदि 8 नंबर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सिविल के लिए वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट है। वही 9 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो 9 नंबर में यहाँ पर सिविल के लिए है वर्कशॉप। और यदि नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें यहाँ पर 10 नंबर कैटेगरी की बात करें तो 10 नंबर में यहाँ पर इंजीनियरिंग में ट्रैक मशीन के लिए रिक्रूटमेंट है। और यदि 11 नंबर की बात करें तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर कैरियर एंड वैगन CNW से रिलेटेड रिक्रूटमेंट है। और यदि 12 नंबर कैटेगरी की बात करें यहाँ पर तो मैकेनिकल के लिए डिज़ाइन ड्राइंग एंड वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट है। तो आप जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे उसका आप मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लोगे। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ देख लोगे।
साथ ही साथ मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस में कौन सा वर्क प्रोफाइल रहता है। ठीक, डिजाइन एंड ड्राइंग में आपको कौन सा वर्क प्रोफाइल रहेगा, ट्रैक मशीन में आपका कौन सा वर्क प्रोफाइल रहेगा, इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर टोटल 26 यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप कैटेगरी देख लोगे कि कौन से पोस्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। तो ट्राई ये करना है कि जो आपका ब्रांच रहेगा उस ब्रांच के कैटेगरी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, ताकि आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि वहाँ पर ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर पे, तो जॉब कोई सा भी ब्रांच आपको मिल जाए, कोई सा भी डिपार्टमेंट, तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही है कि यदि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंबाइंड वैकेंसी निकलता है। इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल पर, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल पर, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल पर, इस टाइप से यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं स्टूडेंट। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो मैकेनिकल का भी पोस्ट मिल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्क कर सकते हो। लेकिन वही है कि यदि आपको इलेक्ट्रिकल का मिलेगा तो आप वर्क को एंजॉय करके कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ मर्ज कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर है। जो पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी 1 में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग, तो उसमें भी यहाँ पर 2 सब कैटेगरी है, एक डिज़ाइन एंड ड्राइंग है, एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो जब आप CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर लोगे तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हो। तो उसके लिए एक अलग से लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना रहेगा कि आपने जैसे आपका सिलेक्शन मान लीजिए कैटेगरी 1 पर हो गया है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग में, तो आप इस यहाँ पर सब कैटेगरी दिया हुआ है 2, एक डिज़ाइन एंड ड्राइंग, एक प्रोडक्शन यूनिट। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहोगे, डिज़ाइन एंड ड्राइंग को या प्रोडक्शन यूनिट को? तो इस तरीक़ा से जैसे यहाँ पर कैटेगरी 2 में यहाँ पर है EMU एंड TRS है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस EMU को देना चाहोगे या TRS को देना चाहोगे। तो इस टाइप से जो मर्ज कैटेगरी होते हैं उसका यहाँ पर आपको फिर से सिलेक्ट करने को टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसके लिए एक अलग से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड है, जिसमें यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 151 वैकेंसी, अहमदाबाद में यहाँ पर टोटल 151 वैकेंसी निकला हुआ है। नेक्स्ट यदि अजमेर की बात करें तो अजमेर में यहाँ पर 40 वैकेंसी निकला हुआ है। और यदि बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में यहाँ पर 80 वैकेंसी निकला हुआ है। वहीं यदि RRB भोपाल से रिलेटेड वैकेंसी की बात करें तो RRB भोपाल में यहाँ पर 58 वैकेंसी निकला हुआ है। और RRB भुवनेश्वर की बात करें तो RRB भुवनेश्वर में यहाँ पर 36 वैकेंसी निकला हुआ है। RRB बिलासपुर की बात करें तो RRB बिलासपुर में यहाँ पर 127 वैकेंसी निकला हुआ है। और यदि RRB चंडीगढ़ की बात करें तो RRB चंडीगढ़ में यहाँ पर 108 वैकेंसी निकला हुआ है। RRB चेन्नई की बात करें तो RRB चेन्नई में यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 160 निकला हुआ है। और यदि यहाँ पर RRB गोरखपुर की बात करें तो RRB गोरखपुर में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 98 है, 98 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। और RRB गुवाहाटी की बात करें तो 7 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। RRB जम्मू श्रीनगर की बात करें तो RRB जम्मू श्रीनगर में यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 88 वैकेंसी निकला हुआ है। RRB कोलकाता की बात करें तो RRB कोलकाता में यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकला हुआ है 628 वैकेंसी, 628 यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है RRB कोलकाता में, जो हाईएस्ट वैकेंसी है। ठीक, यहाँ पर RRB मालदा की बात करें तो RRB मालदा में यहाँ पर 45 वैकेंसी, 45 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। RRB मुंबई की बात करें तो RRB मुंबई में यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी 434 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, जो सेकंड हाईएस्ट है। तो आपको हाईएस्ट वैकेंसी को देख करके कोलकाता या मुंबई तरफ स्विच नहीं करना है। उसके लिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सा बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, ये सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वहीं RRB मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 23 वैकेंसी निकला हुआ है। RRB पटना की बात करें तो 50 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। RRB प्रयागराज की बात करें यहाँ पर तो प्रयागराज में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में टोटल 162 वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। वहीं यहाँ पर RRB रांची की बात करें तो 109 वैकेंसी यहाँ पर RRB रांची में निकला हुआ है। और यदि सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और RRB तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 निकला हुआ है। और यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड रेलवे में
तो यहाँ पर 2569 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन से पोस्ट पर किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, कौन से ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल पे एलिजिबल है, तो दोनों का कंबाइंड वैकेंसी करके इलेक्ट्रिकल वाले टोटल कितने नंबर वैकेंसी पर एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले टोटल कितने वैकेंसी पर रिलेटेड एलिजिबल है, तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।